कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में देश और दुनिया बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। कब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, कौन इनके मालिक हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, कब जो है वो साइरस पूनावाला साहब ने इसकी स्थापना की है? देखो, साइरस पूनावाला साहब 1964 में उन्होंने उनका बीकॉम पास किया, ओके, और आफ्टर ग्रेजुएशन वो देख रहे थे कि उनका जो पारिवारिक बिजनेस है वो था घोड़ों की पैदाइश, रेस में दौड़ाने के लिए। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये जो बिजनेस होगा वो इंडिया में फल फूल नहीं सकेगा, लिमिटेड रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरा क्या कर सकते हैं। तभी उनको एक बार ऐसा लगा कि उनकी एक घोड़ी थी रेस की, तो उसको सांप ने काटा, थोड़ा सा एंटी सीरम चाहिए था। हाफकिन इंस्टीट्यूट को उन्होंने कांटेक्ट किया और वो मिलने के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई उनको, और उसमें वो घोड़ी मर गई। तो उन्होंने सोचा कि हमने हाफकिन इंस्टीट्यूट को 150-200 जानवर अभी तक दिए हैं, हमको कुछ मिलना चाहिए था हमारे ज़रूरत के वक्त, वो मिला नहीं। तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट एंटी टिटनस सीरम करके बनाया, क्योंकि वो ज़माने में आए 1960 के दशक में हमारे पे चाइना और पाकिस्तान का एग्रेशन हुआ था, और उसमें काफ़ी हमारे जवान ये हुए थे, घायल हुए थे। तो उनको ट्रीट करने के लिए एंटी टिटनस सीरम की ज़रूरत थी, तो अपने देश का भी कुछ काम कर सके और कुछ नई चीज़ बनाने में प्लेजर ले सके, इसलिए उन्होंने वो चालू किया। तो 1966 में मतलब वास्तु शांति हुई, सदुसस में बिल्डिंग बनी और अडुसस में पहला प्रोडक्ट लॉन्च करके वो लॉन्च भी कर दिया, एंटी टिटनस सीरम। उसके बाद में 2-3 और एंटी सीरम उन्होंने बनाए, एंटी डिप्थेरिया, एंटी गैस गैंग्रीन, और उसके बाद में वो वैक्सीन के प्रोडक्शन में गए, क्योंकि ये एंटी सीरा बनाने के लिए टिटनस टॉक्साइड और टिटनस टॉक्सिन ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पहले तो हाफकिन से लेते थे, मगर उनको ऐसा लगा कि हमको यदि ज़्यादा संख्या में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर यही होगा कि हम खुद उसका प्रोडक्शन चालू कर दें, और उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया। उसके बाद में डीपीटी वैक्सीन बना, उसके बाद में फिर मीजल्स और मीजल्स के बाकी के जो ये है प्रकार है, मीजल्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, वो वैक्सीन बने। और सिलसिला काफ़ी ठीक चल रहा था कि भारत में जितनी भी ज़रूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सब पूरे इस वैक्सीन की हम पूरी कर सकते थे। उसके बाद में हमने सोचा कि हम जो वैक्सीन इंडिया के लिए बनाते वो यदि बाहर के देशों के लिए भी बनाए तो क्या करना पड़ेगा। तो उस समय मैं एक बार जिनेवा गया था, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ है, उसमें ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस यदि हमें शेयर करते हो, एप्लीकेशन करते हो, तो आप भी WHO प्री क्वालिफिकेशन कर सकोगे। ये 1984 की बात थी। ऑफ कोर्स वो पूरा ख़त्म करके उनकी पूरी ज़रूरतें कागज़ और पर्चियों की करते करते हमको 8 साल लग गए, और उसमें 1993 में पहली बार हमें WHO का प्री क्वालिफिकेशन मिला हमारे मीजल्स वैक्सीन के लिए। और आज अभी तक हमारे पास में 25 प्रोडक्ट्स ऐसे जो WHO प्री क्वालिफाइड है, जो हम 170 देशों में बेचते हैं, और 1.6 बिलियन डोजेस की मात्रा की वैक्सीन बन के वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 65 से 70% लोग जो हैं पूरी दुनिया में, वो उनको यहीं से बनी हुई वैक्सीन लगी है। या मतलब हमारा कहना ये है कि हम जो वैक्सीन देते हैं वो कम से कम एक डिसीज़ के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिसीज़ के लिए सीरम की वैक्सीन यूज़ होती है या पूरी दुनिया में। कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है सर सीरम का वैक्सीन, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि दुनिया में और भी वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। सीरम के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नहीं, आई थिंक डॉक्टर पूनावाला का कॉन्फिडेंस उनके साइंटिस्ट लोगों में, और जो हमने फर्मेंटर टेक्नोलॉजी की जो ये की स्वीकार किया, उससे हमारा काफ़ी फ़ायदा हो गया। मतलब बड़ी संख्या में हम वो डोज कम समय में कर सकते थे, उसके टेस्टिंग पे भी खर्चा काफ़ी कम कर सकते थे, और उसी कारण
आज सीरम जहाँ है वहाँ खड़ी हुई है।